गुड मॉर्निंग बच्चा, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर वो होता है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर क्या होता है, डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। कंसंट्रेशन हाफ कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। अब आप देखें, जैसे मान लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे इस तरह का अगर आपको फार्म मिलता है तो आप समझ जाना कि ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इस तरह किसी रिएक्शन का फार्म आपको मिलता है तो आप समझ जाना कि किस ऑर्डर का रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ए के कंसंट्रेशन के होता है। आप लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ए के कंसंट्रेशन के। तो अगर ये कंडीशन होता है तो इट मीन्स हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लग जाएगा? यहाँ पे के लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू के इंटू एक का कंसंट्रेशन। अगर आप इसका ग्राफ खींचते हैं इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ खींचते हैं रेट और एक कंसंट्रेशन पे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन ये प्रूव करती है कि रेट जो होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर क्या है, डिपेंड करता है। टाइम के साथ देखिए यहाँ पे टाइम के साथ क्या हो रहा है, ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखें इसका हम फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक मैथमेटिकल्स फार्म ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पर देखें ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो रेट इसका क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा इसका आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन 1/1। ठीक है। अब आप इसे अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में इस रेट को लिखें तो आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि डिसअपीयरेंस होता है, डिसअपीयरेंस में नेगेटिव साइन होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसके जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/1 dA/dt। आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या टाइम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेरी स्मॉल पोजीशन में करते हैं। अब ये फॉर्म हो जाएगा कि -dA/dt इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए। इसे हम लिख सकते हैं -dA/A इक्वल टू -के dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन अगर लें तो आर इंटीग्रेशन भी है तो हमको क्या मिलेगा? अब आप देखें कि यदि आप देखें जब टाइम 0 है तो ए का कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल। जब टाइम 0 है तो ए का कंसंट्रेशन A0 है। जब टाइम t हुआ तो ए का कंसंट्रेशन क्या हुआ? ए हुआ। अर्थात ये ए जो है बेटा ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बचा हुआ कंसंट्रेशन है। अब आप देखें इस इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आप देखें कि ये हो जाएगा dA/A इक्वल टू इंटीग्रेशन -के dt। जब आप देखें कंसंट्रेशन जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन A0 था। जब टाइम t हुआ तो कंसंट्रेशन A हुआ। ठीक है। अब इसे लॉग में अगर हम कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं, अब आप देखिए dA का जो इंटीग्रेशन होगा वो a होगा और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा। लिमिट क्या है? A0 से a है और टाइम का लिमिट क्या है? 0 से t है। तो अब इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं और log EA लिमिट क्या हो गया? A0 से a इक्वल टू के t का लिमिट जो टाइम का हो गया 0 से t हो गया। अब इसे लिख सकते हैं log EA log EA0 इक्वल टू के t ब्रैकेट में t -0। log EA इक्वल टू log EA0 के टी हो गया। अब इस log E को बेस 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log 10A इजकल टू 2.303 log 10 A0 -KT। अब क्या करें आप कि इस इक्वेशन को आप 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? log 10A इजकल टू log 10 A0 -KT अपॉन 2.303। यही इक्वेशन आपका बेटा जो है वो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। यही आपका क्या है? इसे क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन है। क्या है? log 10A इक्वल टू log 10 A0 -KT अपॉन 2.303। यही फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन हो गया आपका।
अब आप देखें कि ये फार्म आपको मिल गया कि आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 A नॉट अपॉन ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए क्या है, जो बचा हुआ कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। अब इसे हम ग्राफिकल टर्म में अगर समझने की कोशिश करें तो log 10 A इक्वल टू log 10 A नॉट माइनस के टी अपॉन 20303, यही आपका फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स था। अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं log 10 A इक्वल टू माइनस के टी 2/303 प्लस log 10 A नॉट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई पर क्या है आपका log 10 A है, यम पर स्लोप क्या है माइनस के है या के है, और एक्स पे क्या है टाइम है, और इंटरसेप्ट पे क्या है log 10 A नॉट है। तो ग्राफ आप देखें, ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचा गया है। आप देखें इसका स्लोप जो है निगेटिव में है, तो इस तरह आपकी लाइन मिलेगी, आपको स्लोप इस तरह मिलेगा क्योंकि निगेटिव है। अब इंटरसेप्ट क्या है log 10 A नॉट है, ये इंटरसेप्ट हो गया जहाँ पे काट रहा है। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जब ग्राफ खींचा गया तो y पर क्या था आपका log 10 A, मतलब एक, अब हम कह सकते हैं जो हमारा ग्राफ बन रहा है बेटा वो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और टाइम के बीच बनाया जा रहा है। तो आप देखिए कि कंसंट्रेशन A जो है y एक्स पे है, और क्या कहते हैं, और टाइम पे देखिए एक्स जो है टी पर, एक्स पे क्या है टी है, एक्स पर टी हो गया, वाई पर ये हो गया, और स्लोप पे क्या है, स्लोप पे क्या हो गया माइनस के अपॉन 2.303 हो गया। इस तरह इसका ग्राफ मिलेगा ऐसी ग्राफ आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इजकल टू tan थीटा इजकल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। हम कह सकते हैं हमारा जो स्लोप मिल रहा बेटा वो मिल रहा माइनस के टी अपॉन 2.303, ये हमको स्लोप मिल गया। ठीक है, अब आप देखें उसी फार्म को हम अब एक्सपोनेंशियल फार्म में अगर लाना चाहें तो हमको जो इक्वेशन मिला था, इंटीग्रेशन इक्वेशन मिला था, वो log ई ए इजकल टू log ई ए नॉट माइनस के टी मिला था। अब इसे हम दूसरे आर इस तरह लिख सकते हैं log ई ए अपॉन ए नॉट इजकल टू माइनस के टी, ए अपॉन ए नॉट माइनस ए अपॉन ए नॉट इजकल टू ई पावर माइनस के टी, ए इजकल टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी। ये बेटा कौन सा फार्म होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फार्म होता है। अब आप देखें कि अगर हम रिएक्टेंट और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं तो जैसे जैसे टाइम क्या होता है बेटा इंक्रीज होता है, ए का कंसंट्रेशन क्या होता है डिक्रीज होगा, तो ग्राफ कुछ आपको इस तरह प्राप्त होगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ हमको कुछ इस तरह मिल जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन की। जब हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है कि वह टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट जो होता है अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है 50% हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम इन व्हिच रिएक्शन कंप्लीट 50%, वो हमारा क्या होता है बेटा हाफ लाइफ रिएक्शन होता है। तो यदि इफ़ या कह सकते हैं एट टी इजकल टू टी हाफ हो और ए इजकल टू क्या है ए नॉट अपॉन 2 हो, इफ़ अगर t क्या हो t हाफ हो और a क्या हो, a का कंसंट्रेशन जो हो वो ए नॉट अपॉन 2 माने प्रारंभिक सांद्रता का आधा जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बच रहा है वो है। तो आप देखें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वेशन आपको मिला था, आपको ये इक्वेशन कभी भी भूलना नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में जितने हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसी इक्वेशन पर सॉल्व होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट यही इक्वेशन हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है। आप देखें k इजकल टू 2.303 अपॉन टी log 10 ए नॉट अपॉन ए, तो हम लिख सकते हैं k इजकल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log 10। अब एक ए नाट और ए पे क्या है ए नॉट अपॉन 2 है, ए कैंसिल हो गया तो log 2 हो गया। आप जानते हैं कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है, तो टी हाफ इजकल टू 2.303 अपॉन के log 2 वैल्यू जो हो गई यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टी हाफ इजकल टू 0.693 अपॉन के। अब आप देखें कि अगर टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो देख रहे हैं कि एक पैरेलल हमको लाइन मिलती है, कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के पैरेलल लाइन मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ये ग्राफिकल मैथड से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट 100%, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है कभी भी 100% नहीं हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि जैसे मान लें कि हम प्रोडक्ट और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं,
प्रोडक्ट और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं। मान लीजिए रिएक्टेंट ए है, चेंज किस में हुआ, प्रोडक्ट बी में चेंज हुआ। मान लीजिए जब टाइम 0 था तो ए नॉट था, कंसंट्रेशन ए नॉट था, कोई प्रोडक्ट हमको नहीं मिला। जब टाइम टी हुआ तो आप देख रहे हैं कि हमारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या रहा, ए नॉट माइनस एक्स आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट अगर हमारा x बच रहा है, ए नॉट में से x निकाला, कितना मिला हमको, x मिल गया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको क्या मिला था, a इक्वल टू ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी। अब आप देखें कि a पर क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन a माइनस एक्स है, तो इक्वल टू ए नॉट और ये हो गया इंटू ई पावर माइनस के टी। ठीक है, अब आप इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो गया, ए नॉट कॉमन ले लिया हमने और ये हो गया ब्रैकेट में 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी। x क्या है, x पे आप देखिए ये प्रोडक्ट है, x पे क्या है, प्रोडक्ट है, तो इक्वल टू हमने क्या लिखा, कंसंट्रेशन b माने प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है, इक्वल टू x इक्वल टू ए नॉट और ये हो गया 1 माइनस ई का पावर माइनस के टी हो गया। ठीक है, अब आप देखो अगर इनके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ हमको इस तरह मिल रहा है, ग्राफ हमको इस तरह मिल जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे। देखें, पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 80 मोल प्रति डेका घन मीटर टू 50 मोल डेका घन मीटर इन 2 × 10⁴ सेकेंड। फाइंड द रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। इक्वेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, हमने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपका, इसको आपको रिमेनिंग क्या करना है, लर्न करना है, इसको भूलना नहीं है आपको। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, के की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁴ है, log 10। अब देखें इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या है, ए 80 है और रिमेनिंग क्या है, 50 है, 80/50 हो गया। तो इसको डिवाइड किया गया तो आ गया 16, 2.303 अपॉन 2 × 10⁴ log 10 14 और 10 14 को लिख लिया हमने 2 पावर 4 में लिखा, तो ये 4 log 10 हो गया, 4 log 10 हो गया तो 2.304 × 0.3010 अपॉन 2 × 10⁴ कैलकुलेशन किया गया, ये वैल्यू आ गई। इसे जब कैलकुलेट किया गया तो हमको आ गया 1.386 × 10⁴ सेकेंड इनवर्स आ गया, क्योंकि इसका जो रेट कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर का, उसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। अब सेकेंड न्यूमेरिकल बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू गो टू 80% कंप्लीट। ये कह रहे हैं कि 10% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। दोबारा सुने, 20% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, तो 18% कंप्लीट होने में रिएक्शन कितने मिनट लगेंगे। तो आप देखें ये हो जाएगा फार्मूला आ गया आपका k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, अब आप देखिए 20% जब कंप्लीट हो रहा है तो आप देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 100 में से 20 घटा तो 80 आ गया। तो ये हो गया आपका ए नॉट पे क्या आ गया 100 और रिमेनिंग पे आ गया 80 आ गया। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ टाइम 10 दिया था, log 100 माइनस log 80 हो गया, तो 2.303 अपॉन 10 log 100 का 2 हो गया, log 80 का 1.90 हो गया। आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.023 आ गई। ठीक है, टाइम निकालना है आपका। ठीक है, अब जब 80% था तो आप देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हुआ 100, तो रिमेनिंग कितना है 20 आ गया। आप इस फार्म को यहाँ पे हमने लाया t अपॉन 2.303, के की वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप किया, log 10 ये हो गया 100/20 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2.303 अपॉन 0.023 log 100 माइनस log 20, इसको हल किया गया तो ये आ गया आपका t इक्वल टू इतना हो गया और t की वैल्यू कितनी आ गई 70.09 मिनट्स आ गया। ठीक है, और दूसरा फार्म ये होता है बेटा कि आप देखो कि इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें कॉमन अगर दोनों की इक्वेशन बनाओगे, एक इक्वेशन अगर आप इसको बनाते हो और एक इक्वेशन अगर आप इसको बनाते हो तो ये चीज़ तो आपका कॉमन हो जाएगा।
तो आप जो है 2.003 के log 100 - 80 हो गया, और ये हो गया 100 - 20 हो गया, और t अपान, अब ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे तो t अपान 10 हो गया, log 100/20 log 100/80 कैलकुलेट करोगे 0.7 अपान 0.8 हो गया, t अपान 10 इक्वल टू 7, t इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 मिनट आ गया। तो और शॉर्टकट तरीका इसका। अगला है जस्टिफाई दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ इट्स हाफ लाइफ टाइम। क्या है? जस्टिफाई दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ इट्स हाफ लाइफ टाइम। तो एक तरह से आप देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर और हाफ लाइफ रिएक्शन में हम कंपेरिजन कर रहे हैं 99% के केसेस में। तो क्या हमारा बन रहा है, देखिए कि t इक्वल टू 2.303 अपान के log 10 A0 अपान A हो गया। तो 99.9 पे अगर आप देखें तो 2.303 अपान के log, अब आप देखें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ये दे रहा है 99.9%, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 100 हो गया। तो ये इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं a अपान a माइनस एक्स, ये फार्म को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो a 100 है, a 100 है, x कितना आया है जो बचा हुआ है तो 99%, आप इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो 2.303 अपान के log कितना आ गया 1000 आ गया। 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो ये हो गया कितना t99, अगर समय देखेंगे तो 6.909 के आया। ये पहला इक्वेशन आ गया, आपको 99% में देखा आपने। और जब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ इट्स हाफ लाइफ पे, अब आप इधर देखें कि हाफ लाइफ पे देखें, हाफ लाइफ मतलब आपका रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हुआ है। तो 2.003 अपान के log 100 अपान 100 माइनस 15 ये आ गया log 2। तो टी हाफ बराबर क्या है ना 2.303 इंटू 0.303 अपान के, तो आ गया 0.693 के। अब आप देखो दोनों में टैली करो, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन फर्स्ट जो होता है ये क्या है 6909 अपान के है, ये क्या 0.693 के है। तो आप 10 टाइम इंक्रीज पा रहे हो। जो ये पूछ रहा है कि 10 टाइम कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ इट्स हाफ लाइफ टाइम, तो आप देख रहे हो कि पॉइंट साइज टी की वैल्यू यहाँ पे टी हाफ वैल्यू कितना है 0.693 अपान के आ रहा है, ये 50% पे आ रहा है। और 99.9% पे क्या आ रहा है टी हाफ, ये आ रहा 6.909 अपान के आ रहा है। तो आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड है। ये फर्स्ट जो है सेकंड से 10 टाइम जो है ग्रेटर है, तो द इक्वेशन इज 10 टाइम ग्रेटर देन द इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से 10 टाइम ये क्या है ग्रेटर है। अगला हमारा न्यूमेरिकल है कि द रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज सल्फ्यूरिक क्लोराइड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 16 मिनट इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सीधे आप फार्मूला लगाएं K इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये हो गया 0.693 हाफ, टी हाफ कितना दिया 60 दिया, कैलकुलेट किया इतना मिनट आ गया, 60 से आप डिवाइड कर दो तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला हमारा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ द रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। आप इक्वेशन लिखें T इक्वल टू 2.303 अपान के log A इनिशियल कंसंट्रेशन अपान ए, इसी को हमने कहा कि आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप देखें कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 5 ग्राम है, 5 लिखा गया, और रिमेनिंग कितना है 3 ग्राम है, 3 ग्राम हो गया। के की वैल्यू कितना 1.15 इंटू 10⁻³ है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू रखते चले जाइए सबका। log 5 की वैल्यू इतनी है, log 3 की वैल्यू इतनी है, घटाएं माइनस करेंगे इतनी आ जाएगी, की वैल्यू दी ही गई मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा, इसको आ गया तो इतना सेकेंड आ गया। अब हम चर्चा करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैस फेज रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैस फेज। अब आप देखिए कि अगर कोई इक्वेशन आपका गैसी फेज में है तो उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे रिएक्टेंट ए है, कन्वर्ट किस में हुआ बी और सी में हुआ, ये रिएक्शन जो होता है वो गैसियस का है। आप देखिए जब टाइम जीरो था
तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल ए का इनिशियल प्रेशर पी आई रखा गया, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, 0 हो गया। जब टाइम टी हुआ तो देखा गया कि बी के यक्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट इसके यक्स मिल रहे हैं, तो इसके हो गए कितने रिमेनिंग, पी आई माइनस यक्स हो गया। अगर आप टोटल प्रेशर इसका कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा पी आई माइनस यक्स प्लस यक्स आ जाएगा क्या, पी टी टोटल प्रेशर इक्वल टू पी आई माइनस यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी टी माइनस पी आई। ठीक है, अब इसका अगर ए का पार्शियल प्रेशर निकालोगे, अगर इसका पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, पी आई माइनस यक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी आई माइनस यक्स आ जाएगा। यक्स की वैल्यू आपने ये रखा, पुटअप किया, इसमें तो हो जाएगा पी आई माइनस यक्स की वैल्यू होगा पी टी माइनस पी आई। अब ये हल करोगे तो हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। तो पी ए का पार्शियल प्रेशर क्या आ गया, 2 पी आई माइनस पी टी आ गया। यहाँ पे बेटा पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर आप ए है, पी टी क्या है, टोटल प्रेशर ऑन टी टाइम है, पी ए पी बी पी सी क्या है, आर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी के क्या है, पार्शियल प्रेशर हैं। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ऑन टी टाइम है। अब इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पुटअप कर दें, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी ए, या इसे इस तरह लिख सकते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई, पी ए की वैल्यू क्या है, 2 पी आई माइनस पी टी, ये वैल्यू है। ठीक है, अब आप इसी पर एक आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका, इसी फार्मूले पर आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एट कांस्टेंट वैल्यू। आप देखें डाटा क्या है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये बना रहा क्या है, नाइट्रोजन का टेट्राऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना रहा है। ये सीरियल नंबर लिखा गया फर्स्ट सेकेंड, टाइम सेकेंड में क्या है, 0 है, 100 है, टोटल प्रेशर एटीएम में क्या 0.5 है, 0.572 है। ठीक है, अब आप चलें, कैलकुलेट करना है इसको। आप वैल्यू रखें, तो जब टाइम टी था तो प्रेशर 0.5 था, 0 बना। जब टाइम टी हुआ तो इसके यक्स मोल बने, इसके 2x मोल बनेंगे, इसके कितने बनेंगे रिमेनिंग, 0.5 माइनस 2x बनेगा। टोटल प्रेशर अगर आप निकालोगे 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो पी टी इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0.5 प्लस x आ गया। x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पी टी माइनस 0.05 आ जाएगा। यही कैलकुलेशन आपने इसके पहले वाले पेज में जो हमने किया था, यही कैलकुलेशन आपने किया था, वही शो कर रहे हैं हम समझने के लिए। अब देखो जब पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस 2x हो गया। तो 0.5 माइनस 2 यक्स की वैल्यू क्या है, पी टी माइनस ये जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ पुटअप किया, तो p इंटू 5 कितना हो गया, कैलकुलेट के 1.5 इंटू 2 पी आ गया। गिवन क्या है, t देखिए 100 है, 100 पे क्या है, जब 100 पे टाइम 100 है तो टोटल प्रेशर कितना 0.572 है, 0.512 है बेटा, ये कितना है 0.512 है। अब आ जाओ, गिवन क्या है, टाइम है और टोटल प्रेशर दिया गया है, तो आप देखो पुटअप कर दो, p इंटू 5 इसमें पुटअप कर दिया तो कितना 1.5 माइनस 2 पी टी की वैल्यू रख दिया हमने, कितना 0.52 कैलकुलेट किया, 0.476 आ गया। अब जो हमारा फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 पी आई अपॉन पी ए, तो हमने क्या रखा, पी आई पर वैल्यू रखा 0.5 और पी एफ वैल्यू कितना 0.476, इसको देखें तो 2.303 अपॉन 100 लाग 0.5 माइनस लाग 0.476 हो गया। आप कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.98 इंटू 10 पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि इफ़ चर्चा हमारा होगा, अब देखें जैसे मान लें कि कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि के की वैल्यू दी होती है और वहाँ पे टी हाफ, जैसे टी हाफ दिया है, T1/3 दिया है, तो आपको मान लीजिए कि दे दिया गया टी हाफ दे दिया कैलकुलेट करने के लिए, के की वैल्यू दिया गया है और उसने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैलकुलेट करिए। के की वैल्यू दे रखा है और उसने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैलकुलेट करिए। तो आप जानते हैं कि टी हाफ इक्वल टू कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693 अपॉन के होता है। तो टी हाफ कितना हो जाएगा 0.693, के की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दिया, हमारा सोल्यूशन आ गया 1.10 पावर 2 आ गया। ठीक, अच्छा अब आप देखो कि
अगर टी जब हमारा 50% कंप्लीट हुआ था, 50% अगर कंप्लीट हुआ तो हमको फार्मूला ये प्राप्त हुआ था। जब हमारा रिएक्शन जो होता है 1/30 कंप्लीट हो रहा है, जब 1/30 कंप्लीट हो रहा है, आपने इक्वेशन रखा 2.003 अपान के log 10 A0 अपान ए, तो जब 1/30 हाफ लाइफ निकालोगे तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपका कितना बचेगा, 2.3 बचेगा। आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, log 3 माइनस log 2 हो गया, वैल्यू रखा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट किया, ये हुआ 58 आ गया। तो टी हाफ पे अगर के की वैल्यू दिया गया है, तो अगर आपका हाफ लाइफ रिएक्शन टी 1/3 हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू कितनी आपको मिल रही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 58 मिल रही है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के, जैसे फर्स्ट ऑर्डर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और वो न्यूक्लियर रिएक्शन अगर रेडियो एक्टिव डीके है तो आप समझना कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया फर्स्ट ऑर्डर का होता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम फर्स्ट ऑर्डर का होता है। अब आप देखिए इसे इन्वर्जन शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सुक्रोज जो होता है +66.5 है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूटता है तो ये +52.5 डेक्स्ट्रो होता है, ये -92.4 लेबो हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में लेबो फॉर्म ज़्यादा बन रहा है, तो ये डेक्स्ट्रो किस में चेंज हो गया, लेबो में चेंज हो गया। अब लेबो ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है, लेबोरेटरी ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस एस्टर है, किसी भी एस्टर का अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो तो भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। अब अगला हमारा है कि डिसोसिएशन ऑफ, जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, डिसोसिएशन के जितने भी रिएक्शन आपको मिलेंगे, जैसे कुछ तो आप ये भी आप जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स जो होता है ये चैप्टर 100% एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड दिया गया है, तो इसका मतलब इसका अगर डिसोसिएशन होता तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया गया उसका डिसोसिएशन होता तो वो अभी फर्स्ट ऑर्डर होता है। अब आप देखें कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन आपको हम बता रहे हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर का। पहले टी हाफ इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपका हाफ लाइफ जो होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड है द टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन इज 99.9%, वेयर एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 90% इज 3 टाइम। अगर ये कंडीशन मिलता है तो इसका मतलब भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड 99% इज 10 टाइम, द टाइम इज टेक्स टू कंप्लीट हाफ। अगर इस तरह का रिएक्शन भी आपके सामने आता है तो भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। फोर्थ है कि द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड 99% इज डबल्ड ऑफ द टाइम टेकन बाय 90%। अगर इस तरह भी कंडीशन आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो बेटा ये पहले वाले स्टेप से तो आपको क्लियर हो गया कि टी हाफ जो होता है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता है। सेकंड ये बता रहा है कि अभिक्रिया अगर रिएक्शन 99% पूर्ण होने में लगा समय, वो क्या होगा, 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने के कितने गुना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स है। थर्ड ये कह रहे हैं कि द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीटेड 99.9% इज 10 टाइम द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट हाफ। मतलब रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो हाफ लाइफ माने अर्धपूर्ण होने में लगे समय का कितना टाइम है, 10 टाइम है। और लास्ट है द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड 99% इज डबल ऑफ द टाइम टेकन बाय 90%। कह रहे हैं कि रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में जो टाइम आपका लग रहा है वो 90% लगे टाइम का कितना गुना होगा, वो 2 गुना होगा, माने डबल होगा। ठीक है, अब आप देखो कि जैसे हम आपको प्रूव कर रहे हैं थर्ड को, ये कह रहे हैं द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड 99% इट 10 टाइम, द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट हाफ। आप देखिए 99% पे आपकी वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रही है, ये आ रही है।
कितने पर 99% पे वैल्यू ये आ रही है। और हाफ, जब आपने हाफ पर देखा तो कितना आया 0.693 आ गया। तो ये वाला जो आपको आ रहा है, हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड से कितना टाइम ग्रेटर है, तो हम कहेंगे 10 टाइम ग्रेटर है। फर्स्ट वाला जो है सेकंड से 10 टाइम ग्रेटर है। यही तो चीज़ आप कह रहे हैं कि द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड 99% इज 10 टाइम द टाइम टेक टू कंप्लीट हाफ। तो इसी का जो है ये हमने एग्जाम्पल्स ऑन द बेस समझाने की कोशिश की है। अब आप देखो बेटा, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर डिटरमाइन करना है तो हाफ लाइफ मेथड से हम कैसे करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो हाफ लाइफ मेथड से कैसे करेंगे। देखें, जीरो ऑर्डर के लिए आपको ये इक्वेशन मिला था और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन आया था। इनको प्रूव करने के लिए एक ये फार्मूला आया टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन। अब आप देखो, अब यहाँ एन की वैल्यू अगर रखेंगे तो जीरो ऑर्डर आ जाएगा, एन की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो आप पहले वाले केस में देखेंगे कि टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ, ये जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल से इनिशियल कंसंट्रेशन है और हाफ लाइफ दिया गया है, तो मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन A1 हो गया और टाइम T1 था, और जब टाइम T2 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, A2 हो गया। अब इस फार्म को लिख दिया हमने T1/T2 इजिकल टू 1/A2 पावर 1 माइनस एन। अब जैसे इसी फार्मूले पे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ये कंपेयर्ड इज 20 मिनट when the initial concentration of compound is doubled, half life reduced to 10 minute, find order of reaction। ये दिया गया है। इनिशियल कंसंट्रेशन आप नहीं पता है तो आप x मान लो, और जब टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन डिकम्पोज इनिशियल कंसंट्रेशन का अच्छा x, जब आपका कंसंट्रेशन टाइम जब जीरो था तो कंसंट्रेशन x माना गया, और हाफ लाइफ का जो टाइम हुआ 20 आ गया, ठीक है। और जब टाइम इंक्रीज हुआ तो आप देख रहे हैं हाफ लाइफ की कंडीशन में जब पहुंच रहा है ये, तो हाफ देखें एक टाइम जो है x पर इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा जब x था तो टाइम 20 था हाफ लाइफ का, और जब हाफ लाइफ 10 हुआ तो इनिशियल कंसंट्रेशन 2x हो गया। आपको फार्मूला क्या मिला था, T1/T2 इक्वल टू A1/A2 पावर 1 माइनस एन। तो ये हो गया 20/10, ये हो गया x/2 पावर ये हो गया। अब ये हो गया 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एन हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो n-1 हो जाएगा, तो 2 पावर 1 n-1 तो पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। तो इस फार्मूले से जो है हम क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो फार्मूला है इस फार्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी हाफ लाइफ दिया गया, उसका टाइम दिया गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मतलब कहने का मतलब ये होता है कि हाफ लाइफ दिया गया, ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड की। देखें लिखा हमने फाइंड टू वैल्यू ऑफ के यूजिंग 2 सेट्स ऑफ डाटा, चेक इट टू वैल्यू आपके आर सेम। अगर दोनों वैल्यू सेम आते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह डाटा दे रखा है, एक कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर में है 50, 30, 18 दिया गया है, ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और डाटा इस तरह इसका दे रहा है। टाइम क्या है, मिनट में 0 है, 10 है, 20 है। अब आपको फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरह का डाटा दिया गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। हमने कहा अगर के की वैल्यू सेम आती है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब आप देखें वैल्यू आपने रखा फार्मूला के इक्वल टू 2.303/10 log 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक। अब आप देखें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 50 है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बच रहा है, 30 बच रहा है। टाइम उस केस में क्या है, 10 है, तो उसके लिए हो गया K1 निकाल लीजिए इसके लिए, तो 2.303/10 log 10 ये हो जाएगा 50/30, 50/30, 0 आप 0 से 0 मार दीजिए, आप क्या बचा 5/3 बचा। पहले इक्वेशन के लिए हो गया। दूसरा है इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 50 है,
ठीक है। और रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना है 80 है, टाइम कितना है 20 है, तो K2 हो जाए 2.303 अपॉन 20 log 10 15 अपॉन 18, तो इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हो गया 25 अपॉन 9, तो ये हो गया 50 25 3 3 9 5.3 ये हो गया। तो इसे लिख सकते हैं, अथवा K इक्वल 2.303 अपॉन 20 log 10 5.3 पावर 2 हो गया, 2.303 अपॉन 20 ये हो गया 2 log 10, ये हो गया 5.3 हो गया। तो आप देखें कि लगभग नियरली सेम वैल्यू आ रही है इसकी। पहले की आ गई K1 इजकल टू 2.303 अपॉन 10 log 10 5 अपॉन 3 हो गया, और इधर K2 की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन 0.3010 अपॉन 20 log 10 5 अपॉन 3। तो नियरली वैल्यू आपकी आ जाए, करेक्ट K की वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन नियरली वैल्यू अगर आ रही है, करेक्ट भी आ रही है, नियरली आ रही है, तो हम कह सकते हैं क्वार्टर कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। दैट्स ऑल। नोट बनाएं, मेहनत करें, पढ़ें।